हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा से। और आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि आप लोगों ने भी पेपर में पढ़ा होगा और एसएससी के कैलेंडर को देखा होगा, तो जो एसएससी की बची हुई सीएचएसएल का एग्ज़ाम उस समय चल रहा था, जिससे लॉकडाउन के होने से पहले, और जो है उसका कैलेंडर जो है वो घोषित हो चुका है। बचे हुए एग्जाम्स का आया है, एक्चुअली अभी नए एग्जाम्स का तो नहीं आया है कोई भी शेड्यूल। तो सीएचएसएल के एग्जाम्स अगस्त में है और उसके बाद जो है सीपीओ के भी एग्जाम का वो आया है, हालांकि उसका फॉर्म नहीं भरा गया है। तो अब आपके पास एक लक्ष्य है कि हाँ भाई, जो ये बचे हुए एग्जाम्स हैं इनकी डेट जो है वो आ गई है और इनका जो है आपको पेपर देने हैं। इसके अलावा 5 तारीख को यूपीएससी भी अपना कैलेंडर जो है वो रिलीज कर रही है, तो उसमें भी जो है उसके भी एग्जाम, जो सीएपीएफ वगैरह का एग्जाम है उसकी भी डेट जो है वो आएगी। और आप एक जनरल सी चीज ये है कि स्टूडेंट को आप कितना ही कह लीजिए, कितना ही मटेरियल अवेलेबल करवा दीजिए, कितनी ही चीजें जो है उसको दे दीजिए, लेकिन अगर उसके पास कोई पढ़ने का उद्देश्य नहीं है तो आप उसे कितनी भी चीज दे दो, बेस्ट भी दे दो, तब भी स्टूडेंट जो है वो पढ़ेंगे नहीं। तो अब आपके पास आपका एक उद्देश्य जो है वो मिल गया है आपको कि एग्जाम्स की जो है वो डेट्स घोषित होने की वजह से। इसके अलावा और भी जो है वो एग्जाम्स जो है वो आएंगे जिनकी तैयारी आपको करनी है। और इसके अलावा एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि हम बेसिकली इंग्लिश में पढ़ें क्या। देखिए, साधारण सी चीज है कि जितनी भी किताबें मार्केट में, बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने और उन्होंने अपनी अपनी किताबें जो है वो निकाल रखी हैं। तो उसमें रूल्स और वो जो है वो दे रखे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो रूल्स क्रैम करके या जो है रट के जो है उसमें जो क्वेश्चंस को रट के जो है वो सोचते हैं कि हम एग्जाम को सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम में उन्हीं तरह के क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन में वाई जरूर लगाइए। ये अपने आप से पूछिए कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तभी आप लोगों को, जब आप वाई पूछेंगे, कॉन्सेप्ट पूछेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। चाहे आप कॉन्सेप्ट, आपका एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से आप कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप बजाय उसके कि 20 एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें आपको एक एक चीज जो है वो रट जाए, बेहतर ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो कॉन्सेप्ट को समझने पे आपको ये जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन जो है वो एज इट इज ही मिलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कुछ भी क्वेश्चन मिल जाए, आप आराम से जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप एक बात मान के चलिए, जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसमें राम गोज टू स्कूल और काउ ईट्स ग्रास, इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जिस तरीके के ये स्टूपिड से एग्जाम्पल्स पढ़ाते समय जो है वो दिए जाते हैं। What is the use of these examples? एग्जाम्पल भी वो होने चाहिए जो आपके एग्जाम में आए, जो आपको हेल्प करें। अदरवाइज इस तरीके के एग्जाम्पल से बच्चे को ये तो लगता है कि हाँ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मतलब क्या करोगे ऐसी जानकारी का जो किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक है कि एडवांस्ड लर्नर्स के लिए एडवांस्ड वो ये टॉपिक है कि किसी भी एरर को सॉल्व जो है वो कैसे करना है। और उसके लिए आपको कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाऊंगी मैं, और उन कॉन्सेप्ट्स को समझा के ये बताऊंगी कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जहां भी आपको दिखेंगे वो आप उन्हें आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपने पीछे जो है बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख रखा है, और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको समझा रही हूँ कि ये जो है वो कॉन्सेप्ट इसका क्या है। देखिए, ये एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं। एडवांस जो है वो इस पे जो है वो डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रही क्वेश्चंस मुश्किल है, लेकिन हाँ इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अब मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझा रही हूँ कि किस तरीके से है। अब आप एक क्वेश्चन को इसको ध्यान से पढ़िए। चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्ले इन द केजेस। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को चीज समझाऊं कि एक सेंटेंस में क्लॉजेस होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज।
आई होप आप लोग जिनसे भी पढ़े होंगे उन्होंने आपको ये चीजें बता रखी होगी, नहीं बता रखी तो जो है मैं बता देती हूँ। प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो है वो मतलब होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है, क्लॉज का एक मतलब ये होता है जिसमें जितने वर्ब्स होते हैं वो क्लॉज होता है और जिसमें वर्ब्स नहीं होते हैं वो फ्रेजेस कहलाते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है द सेंटेंस विच इज इंडिपेंडेंट, जो अपने मीनिंग के लिए स्वतंत्र होता है उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये तीन तरीके की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ठीक है जी। अब इसके बारे में ध्यान से देखिए कि अब इस सेंटेंस से अगर समझे, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज को अगर मैं कहूं तो मैंने यहाँ पे कहा कि द बॉय हु केम हियर इज माय सन। तो अब आप ये देखिए सेंटेंस देखिए, तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो है द बॉय इज माय सन, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। Who came here ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है और जो है जैसे इसमें ये रिलेटिव प्रोनाउन है और वो रिलेटिव प्रोनाउन ही उस शब्द के बाद लगाते हैं जिसके बारे में वो बात करता है। ये ऐसे नहीं लिख सकते द बॉय इज माय सन हु केम हियर, क्योंकि लड़के के बारे में बात की जा रही है तो हु कहाँ लगेगा, ठीक बॉय के बाद लगेगा। तो अब आप ये देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल है द बॉय इज माय सन हु केम हियर, ये आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं इनमें भी अब नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज है। अब नाउन क्लॉज जो है वो अगर वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, तो जो व्हाट का जवाब दे उसे नाउन क्लॉज कहा जाता है। और जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, उसकी कोई विशेषता बताए, उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और जो प्लेस के बारे में, मैनर के बारे में बताए, कंडीशन के बारे में बताए, उसको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। अब यहां पर मैंने आपको ये तीन पार्ट्स जो है बताया। अब इस सेंटेंस में हम लोग ढूंढेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज, पहले हम इस सेंटेंस को लेते हैं, तो इसको ही हम अगर तोड़ें तो ये देखिए इस सेंटेंस को अगर हम तोड़ें तो सेंटेंस को यहां पे देखिए, चिल्ड्रन who are visiting the park are amused। अब इस सेंटेंस में अभी हमने कहा, अब आप इसमें ये देखिए कि the children who are visiting the park are amused। तो अब आप इस सेंटेंस में अगर आपको प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट ढूंढना है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन ठीक उस वर्ड के बाद लगता है जिसके बारे में वो बताता है। तो यहाँ पर ये आपका जो है प्रिंसिपल क्लॉज का शुरुआत हुई और क्योंकि उसके बाद जो है वो एक वर्ब आएगा, तो चिल्ड्रन आर अम्यूज्ड, ये आपका पूरा जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। Who are visiting the park ये आपका सबऑर्डिनेट, चिल्ड्रन who are visiting the park are amused, तो ये आपका क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये हु जो है वो किसके बारे में बता रहा है, बच्चों के बारे में। ये बच्चों की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि अगर हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है तो उसमें से हम लोग उस एडजेक्टिव क्लॉज को एडजेक्टिव ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एडजेक्टिव से रिप्लेस करने के लिए हम उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूं कि आर डेवलपिंग कंट्री, अगर मैं यहाँ पे गए द कंट्री विच इज डेवलपिंग, तो उसमें हम उसमें क्या लिखेंगे, अ डेवलपिंग कंट्री। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है कि वो एडजेक्टिव क्लॉज में वो रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब को हटाकर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल को लगा दिया जाता है। तो ये आपका पूरा प्रिंसिपल था, तो इसमें हमने ये हटा दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड। तो क्या करा कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज थी और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या रिलेटिव प्रोनाउन है वो हटा के क्या लगा देते हैं, प्रिंसिपल पार्टिसिपल लगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है। अब आप ये देखिए, चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज। अब ये यहाँ तक आए। अब इस सेंटेंस पे आप यहाँ से देखिए, आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज,
आर प्लेइंग इन द केजेस। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जो है दोबारा से यहाँ से सेंटेंस जो ये शुरू हुआ, द मंकीज आर अम्यूज्ड, किसके द्वारा? बाय द मंकीज हु आर प्लेइंग। अब यहाँ पे ये जो मंकीज है वो इसका सब्जेक्ट है और ये कह रहा है ये मंकीज की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो केजेस में खेल रहे हैं। अब फिर मैंने आपको वो चीज बताई थी कि जब सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होती है तो उसको शॉर्ट करने के लिए उसको क्या करते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज को प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे इस पार्ट में एरर है वो क्या है? द मंकीज, चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्लेइंग इन द केजेस। तो ये कौन सी वो क्लॉज थी? दैट वाज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट वाज एन एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज को हमने जब उसे एडजेक्टिव क्लॉज को हम बना के देख लेते हैं, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा हो हम इसमें क्या करें तो हम अगर नाउन क्लॉज हो तो दैट लगा के देख लेते हैं, और एडजेक्टिव क्लॉज में अगर हम देखते हैं कि हु आर विच आर से जो है अगर वो उसकी विशेषता बता रहे हो तो उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये वो आपका पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, बात समझ में आई? आ गई? चलिए, ये एडवांस कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट दिखा दी जो है मैं आपको पहले आप लोगों को मैं 2 वर्ड्स लिख रही हूं और इनमें जो है अंतर जो है वो पूछूंगी आपसे। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, अब इसमें इन्हीं दोनों में से भरना है। बताइए क्या भरेंगे आज? बताइए क्या भरेंगे? पहले वाले में क्या आएगा आपके हिसाब से? आपको क्या लग रहा है क्या होगा? देखिए, पहले मैं इसको समझाऊं कि जो अंटिल है ये एक प्रेपोजिशन भी है और ये कंजंक्शन भी है, जबकि एज लॉन्ग एज केवल कंजंक्शन। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ प्रेपोजिशन है कि कंजंक्शन है क्या है? देखिए, अगर until एज अ प्रेपोजिशन यूज होता है तो इसके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या जीरेंड आएगा। जब भी कभी कोई प्रेपोजिशन आता है तो उसके बाद नॉन पीवी वर्ब्स आते हैं, यानी कि नॉन प्रिंसिपल वर्ब्स। नॉन प्रिंसिपल वर्ब्स का मतलब होता है जीरेंड आएगा, इंफिनिटिव आएगा, पार्टिसिपल आएगा, लेकिन मेन वर्ब्स नहीं आते, प्रिंसिपल वर्ब्स नहीं आते। लेकिन अगर यही चीज अंटिल कंजंक्शन की तरह काम करे तो उसके बाद जो है वो मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब्स को यूज किया जाता है। अब पहली बात तो ये होगी, अगर प्रेपोजिशन आ रहा है तो उसके बाद नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा या जो है जीरेंड आएगा, और प्रेपोजिशन के बाद नॉन पीवीज तो आ सकते हैं, नॉन प्रिंसिपल वर्ब्स, लेकिन प्रिंसिपल वर्ब्स नहीं आते। और एज लॉन्ग एज जो है वो है ही आपका कंजंक्शन है। तो वैसे तो आपको देखकर इसमें समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ये वर्ब है और अगर ये वर्ब होगा तो उसमें क्या होगा कि वो जो है उसमें आना क्या चाहिए? कंजंक्शन आना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक चीज समझाऊं, अंटिल और एज लॉन्ग एज में फर्क ये है कि अंटिल जो होता है वो फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा और उसका एंड पॉइंट बताता है कि काम कब खत्म हो जाएगा, मतलब कब से शुरू होके कब तक कंटिन्यू रहेगा, उसका एंड पॉइंट है। बस इसके बाद वो चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन एज लॉन्ग एज उस चीज की कंटिन्यूटी बताता है कि वो चीज कब तक जो है वो चलती रहेगी। जैसे कि अगर मैंने ये कहा आवर शॉप विल रिमेन ओपन अंटिल या टिल 9 PM, तो इसका मतलब हो गया 9 बजते ही बंद हो जाएगी, 9 बजे के बाद नहीं चलेगी। लेकिन अगर मैं कहूं वी विल ओपन आवर शॉप डैश द स्टॉक लास्ट, तो ये चीज क्या बता रही है कि जब तक हमारे पास सामान है
तब तक हम शॉप खुले रखेंगे, यानी कि उसकी एंड लिमिट जो है वो नहीं है। जहां एंड लिमिट नहीं दी रहती वहां पे क्या यूज करते हैं, एज लॉन्ग एज। जहां एंड लिमिट दी रहती है वहां पे क्या यूज करते हैं, अनटिल। तो यहाँ पे है, क्योंकि ये है कि जब तक, भाई यहाँ कोई एंड लिमिट रही दी ही नहीं है, मैंने कहा कि जब तक जो है वो माल रहेगा, तो वो वहां पे एंड लिमिट नहीं है, कंटिन्यूटी बताई गई है, तो क्या लगाएंगे, एज लॉन्ग एज। और अगर एंड पॉइंट बताया जाएगा तो क्या यूज किया जाएगा, अनटिल। अब इसी से बेस्ड जो क्वेश्चन जो सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था वो मैं आप लोग को जो है वो लिख रही हूँ। ये मैथ के एग्जाम में भी पूछा गया है। The sale of government surplus machinery will begin at 9 a.m. and continue until the stock lasts। तो ये मैथ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईयर तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है। अब आप इसमें ये देखिए कि द सेल ऑफ गवर्नमेंट सरप्लस मशीनरी विल बिगिन, कि जो सेल है गवर्नमेंट सरप्लस मशीनरी की वो स्टार्ट होगी 9 बजे शुरू होगी और कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक स्टॉक रहेगा। क्या एंड लिमिट दी हुई है, नहीं दी हुई है। अगर एंड लिमिट नहीं दी हुई है तो हमारा अनटिल का यूज नहीं कर सकते। पहली बात, अनटिल नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में एंड लिमिट दी हुई हो तो अनटिल, एंड लिमिट नहीं दी हुई हो तो क्या यूज किया जाता है, एज लॉन्ग एज। इतने बड़े क्वेश्चन देख के लोग सोचते हैं कि इतने बड़े क्वेश्चन में क्या होगा, जबकि गलती जो है उसमें वो छोटी सी ही होती है। एक कॉन्सेप्ट समझना है कि एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक वो चीज चलती रहेगी। जैसे कहते हैं एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ। अगर मैं यहाँ पे कहूं एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। यानी कि एंड पॉइंट नहीं बताया, कंटिन्यूटी है कि जब तक जिंदगी है। अब यहाँ पे until there is life there is hope नहीं कर सकते, एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट है, ये जो है एंड नहीं है, कंटिन्यूटी। जब कंटिन्यूटी बताते हैं तो एज लॉन्ग एज, किसी चीज के समापन का समय बता देते हैं तो वहां पे यूज किया जाता है until। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। समझ में आ गया जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लगा, is, was, were, be। देखिए जब वर्ब को पढ़ते हैं तो एक मूड के बारे में पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो मूड होता है उसमें दो होते हैं, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है पास्ट। इसमें ये जो सब्जेक्टिव मूड होता है इसका मतलब ये होता है इसमें जो वर्ब होता है दैट डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। अगर प्रेजेंट में है तो क्या होगा, पास्ट में है तो क्या होगा। अब आप इसके बारे में बताऊं, पहले मैं प्रेजेंट वाला बता रही हूँ कि प्रेजेंट जो सब्जेक्टिव होता है वो कुछ वर्ब्स होते हैं, जैसे सजेस्ट, एडवाइस, important, demanded,
रिकमेंड, एक्सेट्रा। ये कुछ वर्ब्स हैं। अब इन वर्ब्स में अगर किसी को कोई सलाह दी जाती है, किसी को कहा जाता है ये काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, किसी को कुछ सलाह दी जाती है, तो ये वाला जो बात है, अब ये वाला पार्ट आई सजेस्ट, ये वाला जो पार्ट है आई सजेस्ट व्हाट, ये जो आपका क्लॉज है, ये कौन सा क्लॉज है? दैट इज नाउन क्लॉज। ये वाला जो पार्ट है ये आपका नाउन क्लॉज, आई सजेस्ट व्हाट। अगर इन वर्ब्स के बाद नाउन क्लॉज आ रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नाउन क्लॉज होता है वो किसका जवाब देता है? व्हाट का जवाब देता है। और व्हाट का जवाब दे, जो क्लॉज व्हाट का जवाब दे उसे क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज। तो अब हमें यहाँ पे जो है ये जो वर्ड्स हैं, ये सजेस्ट है, एडवाइस है, इंपॉर्टेंट, डिमांडेड, रिकमेंड, अगर ये आ रहे हैं और इनके बाद नाउन क्लॉज आ रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, उसके बाद जो फॉर्म लगती है वर्ब की वो बेस फॉर्म लगती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बेस फॉर्म कहा जाता है, या ये कह सकते हैं बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। अब अगर मैं सेंटेंस में कहूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसमें देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा है मैंने, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं कहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा। तो यहाँ पे ये तो हेल्पिंग वर्ब्स है, यहाँ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है? बी। तो यहाँ आएगा आई सजेस्ट दैट ही बी रेडी ऑन टाइम। देखने में लग रहा है कि इज आना चाहिए, लेकिन इज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म होती है, वो जो है यहाँ पर आएगी इन वर्ड्स के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज की जाती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक सेंटेंस ही लिखूं, the doctor advised him what? Doctor advised him, you see what? Noun clause। क्या है कि डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि उसे स्मोकिंग जो है वो छोड़ देनी चाहिए। अभी हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो उसके हिसाब से हमें लगना चाहिए, हमारे मतलब वर्ब का जो है वो हिसाब होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं, इनके बाद जो है वो नाउन क्लॉज आ रही है, तो हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? बेस फॉर्म। ये आएगा वन दैट ही स्टॉप स्मोकिंग। आप ये देखिए कि इनमें आप ये मान के चलिए, ये जो वर्ड्स है ना, ये एक तरीके से सलाह देते हैं, तो इनमें छुपा रहता है शुड। और अगर शुड आ रहा है तो शुड के बाद हम बी ही लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यू शुड बी रेडी ऑन टाइम, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। तो आप ये मानिए कि शुड हटा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पर रख दी। तो या जब ये कुछ वर्ड्स है, इनके बाद नाउन क्लॉज आता है, तो हमेशा सब्जेक्ट जो है के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। Now let's move on to another concept. देखिए अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा मैंने, he didn't leave drinking despite of the doctor had warned him. अब जो जिन्हें सतही नॉलेज है ग्रामर की, देखते डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता, बस ऑफ काट देंगे, बाकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर अभी आपको याद हो तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वही कॉन्सेप्ट में बताया कि जो प्रेपोजिशंस होते हैं
उनके बाद एनपीवीज आते हैं, नाउन प्रोनाउन आते हैं, मेन वर्ब्स नहीं आते, कंजंक्शन के बाद आते हैं। अब आप इस सेंटेंस में देखिए कि डिस्पाइट क्या है, दैट इज अ प्रीपोजिशन। मैं अब आपको इसका एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ इस तरीके से, देखिए। So that, in order that, so as to, in order, ये कंजंक्शंस, यानी कि इनके बाद मेन वर्ब आएगा, ये प्रीपोजिशंस है, यानी कि इनके बाद या तो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा या एनपीवीज आएंगे, मगर मेन वर्ब नहीं आएगा। इसी तरीके से दो, ऑल्दो, इवन दो, ये कंजंक्शंस। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ये आपके प्रीपोजिशंस। कंजंक्शंस तो मेन वर्ब आएगा, प्रीपोजिशंस मेन वर्ब नहीं आएगा। क्या यहाँ पे सिर्फ ऑफ हटाकर हम इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि डिस्पाइट क्या है, दैट्स अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन है तो उसके बाद मेन वर्ब ये हैड वांट बिल्कुल भी नहीं आता। अब इसे ठीक करेंगे तो कैसे करेंगे? इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट की जगह हम कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे तो ऑल्दो या इवन दो का यूज कर सकते हैं। ही डिडंट लीव ड्रिंकिंग इवन दो द डॉक्टर हैड वार्न्ड हिम। या दूसरा तरीका ये है, क्योंकि प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन वाले पार्ट को करना, तो इसमें क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, डिस्पाइट द डॉक्टर्स वार्निंग। यहाँ पे हमने इस वर्ब को नाउन में चेंज जो है वो कर दिया, और जब हम वर्ब को नाउन में चेंज कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। He didn't leave drinking despite the doctor's warning. तो ये चीज क्या होगी, दैट इज नाउन। या he didn't leave drinking despite हटा दीजिए, कंजंक्शन लगा दीजिए, even though the doctor had warned. This is how, क्योंकि प्रीपोजिशन पे याद रखिएगा, प्रीपोजिशंस अगर आ रहे हैं, ये सिर्फ डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है। ये एक बहुत ही सतही कॉन्सेप्ट है। आजकल के समय में ऐसे बहुत कम ही लोग होते होंगे जिन्हें ये पता नहीं होता होगा, और अगर सिर्फ इन्हीं को निकाल के खुश हो रहे हो तो आई एम सॉरी टू से कि जो है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और उनसे जो है ये इतनी सतही नॉलेज से वो जो है वो सॉल्व नहीं होंगे। दूसरी चीज मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि आजकल जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज की और इनकी जो है वो बढ़ आ गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप कोई कोर्स चुने तो हमेशा टीचर की क्वालिटी, उसकी क्वालिफिकेशन देख कर चुने, और कम से कम कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले 7 से 8 डेमो लेक्चर्स लेके देखें। ऑफलाइन में 3 या 4 में पता चल जाता है, लेकिन ऑनलाइन में कम से कम इतने लेके देखिए कि जो डेमो लेक्चर का है आगे तक भी वही कंटिन्यूटी है या नहीं है, तभी करिए। क्योंकि ये कोर्सेज जो होते हैं ऑफलाइन के मुकाबले बहुत सस्ते होते हैं। कोई बात नहीं, सस्ते और महंगे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात ये होती है कि जो कुछ भी आप ले रहे हैं उसमें क्वालिटी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। मैं ये नहीं कह रही कि चूज जो है वो आप मुझे चूज करें या आप मेरे को ही वो करें, लेकिन जहां भी करें, जिस भी टीचर को करें, कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन और पढ़ाने का तरीका जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट पार्ट में।